ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में आयानो कोजी के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ करता था तब कैसा डिसिप्लिन हुआ करता था वहाँ पे। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयानो कोजी और सुजुने बाकी कैंप्स को देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे कैसे सिचुएशंस है और वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इस पूरे ट्रिप को और इस पूरे टेस्ट को। ये लोग इधर क्लास बी के ग्रुप के पास आते हैं और इन लोगों ने यहाँ पे यार काफी कमाल का वाटरफॉल के पास अपना कैंप सेटअप करके रखा होता है और ये लोग भी काइंड ऑफ जैसे क्लास डी ऑपरेट कर रहे हैं वैसे ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनके पास यहाँ पे फ्रेश पानी की भी सोर्स होती है, साथ ही साथ खाने पीने का भी ये लोग इंतजाम कर पाते हैं। बस इनकी लोकेशन क्लास डी से थोड़ी बेहतर होती है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं क्लास ए के कैंप की ओर तो इन लोगों ने अपना कैंप एक गुफा के अंदर बना रखा होता है और ये जगह हमने पहले भी देख रखी होती है। तो सुजुने और आयानो कोजी दोनों यहाँ पे आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो कात्सुराकी इन दोनों को रोक देता है और वो कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो सुजुने कहती है कि वैसे हम एक दूसरे का कैंप चेकआउट कर सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये किसी रूल में नहीं लिखा कि हम किसी और के क्लास के कैंप को चेक नहीं कर सकते। लेकिन कात्सुराकी इनको यही बोलता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ क्योंकि भले ही किसी रूल बुक में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम अंदर नहीं जाओगी, ठीक है ना, नहीं तो अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा और एक जंग का ऐलान होगा जिसके बाद एक जंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बाकी सारे के सारे क्लास ए के मेंबर्स आ जाते हैं भाई यार हाथ में लकड़ी वगैरह लेके इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसे देख के सुजुने और आयानो कोजी दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इनको बेफालतू का पंगा नहीं करना होता है, ठीक है ना। दूसरी ओर क्लास सी के कैंप की अगर बात करें तो भाई साहब इन्होंने यहाँ पे बीच के ऊपर अपना काफी तगड़ा कैंप बना रखा होता है। ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, इनके पास स्पीड बोट्स होती है, साथ ही साथ इनके पास खाने पीने की हर चीज होती है। ये पूरी अपनी जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं। बेसिकली इनके जो क्लास का लीडर होता है वो होता है रुएन और उसने अपने सारे के सारे पॉइंट पहले दिन में ही खर्च कर दिए होते हैं। इन सबका मेन मोटिव ये होता है कि ये लोग इसको सच में एक वेकेशन की तरह यूज करेंगे, इसी वजह से इन लोगों ने अपने सारे के सारे पॉइंट्स यूज कर लिए होते हैं। और रुएन इधर सुजुने से ये कहता है कि तुम लोग तो एक नंबर के बेवकूफ हो, इतने दिनों तक तुम भूखे प्यासे रहोगे, अपने आप को तड़पाओगे इस बेकार से जंगल में। इससे अच्छा तो यार ये जिंदगी है जहाँ पे हम पूरी तरह से अपने मजे कर सकते हैं और हमें कोई पेनल्टी भी नहीं मिलेगी अगर हम 0 पॉइंट्स कर देंगे। तो कितने पॉइंट्स बचा लोगे तुम लोग, क्लास में तुम्हें 200-100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इससे अच्छा अभी मजे कर लो यार। क्या मतलब क्या है इन सब चीजों का। यहाँ पे जब सुजुने रुएन से मियो के बारे में पूछती है तो रुएन कहता है कि हाँ वो मेरी ही क्लासमेट है और उसको मैंने एक सजा दी है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बन रही थी अपने आप को। अब फिर चाहे उसको कुछ हो जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो हमारे पास भाई पॉइंट्स ही नहीं बचे, तो माइनस क्या करोगे। तो जैसे कि आपको याद होगा इनकी रूल बुक में ये लिखा था कि अगर क्लास में कोई भी मेंबर बीमार होता है फिर किसी को भी शिप पे भेजा जाता है मेडिकल असिस्टेंस के लिए तो उसके बदले इनके एस पॉइंट्स माइनस होंगे। तो यहाँ पे रुएन ने अपने सारे पॉइंट्स पहले से उड़ा दिए होते हैं तो ऑब्वियसली अगर मियो को कुछ हो भी जाता है यानी कि इबुकी को, तो इससे इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये अपनी मजे की जिंदगी फिर भी जीते रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अपने पूरे पॉइंट्स खर्च कर दिए, इसके बदले इनको कोई पनिशमेंट वगैरह भी नहीं मिलने वाली है, बस इनको शिप पे भेज दिया जाएगा। तो ठीक ही है भाई इनका प्लान भी, इनको इस टेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरे दिन की रात को हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी या फिर लड़की, मुझे नहीं पता, यहाँ पे हमें सही से दिखाया नहीं जाता, लड़कियों के टेंट में घुस जाती है क्लास डी के और मियो का बैग चेक करना शुरू कर देते हैं उसके फोन के लिए, ठीक है ना। तो ये सीन होता है जिसके बाद हमें चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है। क्लास डी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये लोग पता लगाएंगे कि कौन सी क्लास का लीडर कौन है, क्योंकि अगर ये लोग लीडर पता लगा लेंगे तो उसके भी इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आयानो कोजी और साकुरा दोनों निकल पड़ते हैं बाकी ग्रुप्स के कैंप्स को जांचने के लिए। ये लोग जब क्लास सी के कैंप में जाते हैं तो ये इचिनोसे से मिलते हैं और ये लोग देखते हैं कि क्लास सी के सारे स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके होते हैं और बेसिकली वो लोग शिप पे चले गए होंगे क्योंकि भाई एक दिन में उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स तो यूज कर लिए हैं, इनके मजे की जिंदगी खत्म हो गई है और अब ये दोबारा से शिप पे वापस जा चुके हैं। तो क्लास सी की सिर्फ एक स्टूडेंट यहाँ पे बची होती है जो कि होते हैं इबुकी। वो भी इसलिए बची होती है क्योंकि वो क्लास डी के स्टूडेंट्स के साथ रह रही होती है। इस टेस्ट के 5वें दिन पे सुबह सुबह ये सारी लड़कियां लड़कों को जगा देती है और इधर कारोइजावा होती है और वो बताती है कि उसका अंडरवेयर यहाँ पे चुरा लिया गया होता है, जिस वजह से वो ये कहती है कि सबके बैग की तलाशी ली जानी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे क्लास डी के सारे लड़कों के बैग की तलाशी ली जाती है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे लाइन में लगे होते हैं तो यामोइची को ईके के बैग में वो अंडरवेयर मिल जाता है, जिससे देख के ईके काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है भाई ये कहाँ से आ गया, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या चल क्या रहा है ये। तो वो यहाँ पे इस अंडरवेयर को यहाँ पे आयानो कोजी के हाथ में देता है। वो कहता है भाई तुम प्लीज संभाल लेना है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना। तो जब किसी के भी बैग में यहाँ पे वो अंडरवेयर नहीं मिलता है तो ये लड़के ये कहती है कि हमें इनके कपड़ों की भी तलाशी लेनी चाहिए। तो ईके कहता है कि यार भाई ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम तो हमारे ऊपर ऐसे शक कर रही हो फलाना ठिकाना। तो ये सारी लड़कियों को भाई ईके के ऊपर शक होने लग जाता है कि ये बड़ा अजीब से बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है इसी ने लिया हो। तो ईके कहता है देखो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे तो तुम मेरी जेबें चेक कर लो, मेरी जेब में कुछ नहीं है। तो आयानो कोजी उन्होंने कहता है ये भाई तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे लड़कों की जेबें भी अब चेक होने शुरू हो जाती है और आयानो कोजी ने अपनी जेब में ही वो अंडरवेयर छुपा रखा होता है। तो जब हिराटा यहाँ पे इन सब लड़कों के जेबों को चेक करना शुरू
करता है तो उसको यहाँ पे वो अंडरवेयर नहीं मिलता और फाइनली वो आयनको जी के पास आता है। आयनको जी के भी पैरों हाथों को सारे कपड़ों को चेक करके वो यही बोलता है कि नहीं उसके पास भी नहीं है, तो हो सकता है कि कोई और ही हो और कल्प्रिट क्लास डी का ना हो। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में जरूर पता लगाएंगे। तो कुछ समय बाद यहाँ पे जंगल के अंदर आयनको जी हिराटा से यही पूछता है कि तुमने मेरे को बचाया क्यों, सबको बताया क्यों नहीं कि अंडरवेयर मेरे पास ही था। तो हिराटा ये कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ कि तुम ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो तुम वो अंडरवेयर मुझे दे सकते हो क्योंकि कारुइजावा मेरी ही गर्लफ्रेंड है। तो अगर मेरे ऊपर इल्जाम आता भी है तो मेरे को ज्यादा चीजें भुगतनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना, और मेरी रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब नहीं होगी। लेकिन मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि आयनको जी तुम मेरी मदद करो असली कल्प्रिट का पता लगाने में। तो आयनको जी यहाँ पे एक्सेप्ट करता है उसकी ये ऑफर और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हिराटा काफी स्मार्ट होता है, जो उसको पता होता है कि आयनको जी ऐसा कुछ नहीं कर सकता और वो उससे मदद भी मांगता है क्योंकि उसे पता होता है कि आयनको जी पता लगा सकता है कि असली कल्प्रिट कौन है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी छोटी थी बट ये सारे ज्यादातर फिलर एपिसोड्स है। मुझे कह रहे थे लोग कि यार क्लास ऑफ द एलाइट आगे चल के बहुत ज्यादा कमाल का हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन से सीजन की बात कर रहे हो क्योंकि फर्स्ट सीजन ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है और अभी तक सच बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट बना नहीं है इस एनिमे में। पता नहीं शायद दोबारा देखूंगा तो बने बट अभी तक तो नहीं बना, ठीक है ना। अभी तक ऐसा लग रहा है कि बेसिक चीजें ही हो रही है। तो लेट्स होप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।